ये दुनिया कैसा है यार, इसका रूल्स, अगर ये गेम है, कोई वीडियो गेम है जिसमें हम लोग खेल रहे हैं, उसके रूल्स बताते क्यों नहीं भगवान? बताना चाहिए ना कि तुम कितने दिन बाद मरने वाले हो, ताकि हम प्लान कर सकें कि भाई रिलेशनशिप करना है, शादी वादी करनी है, पढ़ाई वढ़ाई करनी है, सब प्लान कर सके आदमी। जिस दिन डेट ऑफ मैन्युफैक्चर होता है ना, उसमें डेट ऑफ एक्सपायरी भी होनी चाहिए ना। दोनों चीज पता नहीं होता, किस दिन पैदा होंगे, किस दिन मर जाएंगे। और कोई ना कोई रूल तो, कोई लॉ तो फॉलो कर रहा है दुनिया, हम लोग को पता नहीं है। वो कैसे पता चले? और हम विचारों को छोड़ दिया भगवान ने यहां, इस माया मोह में फंसने के लिए, परेशान होने के लिए नहीं। कितने क्रूर है ना भगवान, अपने भक्तों को छोड़ दिया है कि नहीं? क्रूर, बताइए, है कि नहीं? बताइए आप, थोड़ा सोचिए ना। छोटे छोटे बच्चे, श्रीश है, छोटा बच्चा है, जैसे कल की पिक्चर बताया था, एक बच्चे ने मार डाला, तुक्के मारे मार डाला। तुम्हें लगता नहीं भगवान क्रूर है कि नहीं? लगता नहीं क्रूरता? किसी को कैंसर हो जाता है, किसी का कार एक्सीडेंट हो जाता है। आपके स्कूल में नहीं हुआ था लास्ट में डॉन बॉस्को में बच्चे का बाइक एक्सीडेंट हो गया। लोग बेचारे आराम से एंजॉय कर रहे हैं, ड्रिंक्स एंजॉय कर रहे हैं, एक दिन मालूम पड़ा तुमको लिवर सिरोसिस हो गया, तुम मर जाओगे। क्यों ऐसे क्रूर हैं भगवान? लगता नहीं आपको क्रूर है भगवान? लगता है ना? जब दुखी होते हैं तो लगता है ना? पता है क्रूर है या नहीं? बताओ, एक पहले डिसाइड करो भाई, नहीं तो मैं आगे कैसे बढ़ूंगा। है कि नहीं? है पक्का? बाद में पलट में जाना तुम। दुख होता है तो लगता है। आपके हिसाब से जब पापा मारते हैं तो लगता है ना भगवान क्रूर है? भगवान के बारे में ख्याल नहीं आता, भाड़ में जाए भगवान, है ही नहीं तो दुनिया में। आपके हिसाब से भगवान क्रूर है कि नहीं? क्वेश्चन ये है कि भगवान है कि नहीं। चलिए ठीक है, पता नहीं भगवान है कि नहीं, यही क्वेश्चन है आपके हिसाब से। अगर है तो क्रूर है बेसिकली। शायद हम ही लोग भगवान है, इसीलिए ये सारा चक्कर चल रहा है। ये जो रूल्स हैं, इसको हम ही को खोजना पड़ेगा, ये कोई बाहर से नहीं बताएगा हमको। इस दुनिया के जो रूल्स चलते हैं, मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ। बहुत फेमस स्टोरी है, बहुत पुरानी स्टोरी है, महाभारत की स्टोरी है। उसमें एक वो है आपके भीष्म पितामह नाम के बहुत शक्तिशाली योद्धा हैं, बहुत सबसे स्ट्रांग माने जाते हैं। तो भीष्म पितामह का फाइट अर्जुन से होता है, और अर्जुन ने उनको ढेर सारे क्या कर दिए, तीर मार दिए। फिर वो मर गए। फिर क्या हुआ? क्या हुआ था? अर्जुन को मार दिया उन्होंने। सुना नहीं आपने? भीष्म पितामह को तीर लगी थी तो क्या हुआ था? ढेर सारे तीर उनको मारा गया था। अर्जुन ने ढेर सारे मारे थे और फिर वो गिर गए थे। सर जो था उनका जैसे लटका हुआ था, तो अर्जुन को कहा था 2 तीर कम से कम ऐसे चल, मुझे तकिया तो दो। मर नहीं रहे थे वो, पता है? वो मर नहीं रहे थे, वो मरे नहीं। महाभारत के एंड तक को नहीं मरे, गिर गए, जमीन पर पड़े रहे, लेकिन मरे नहीं। उनको प्यास लगी तो उन्होंने अर्जुन से कहा, अर्जुन ने एक तीर मारा, जमीन में से पानी निकल के उनके मुंह में पानी आया, लेकिन वो मरे नहीं। क्यों नहीं मरे? पता है क्यों नहीं मरे? उनको क्या वरदान था? इच्छा मृत्यु की बस शक्तियां थी। तो कहानी ये है कि ऐसे भाई पड़े हुए हैं तो क्या करेंगे, कुछ ना कुछ करेंगे, ऐसे ध्यान वान करते गए। बोलते लास्ट जन्म देखा उन्होंने, फिर अपना और पहले का जन्म देखा, और पहले का जन्म देखा। तो कोई कहता है 52nd जन्म तक देखा, किसी ने कहा 100 जन्म तक देखते गए। उनको कोई ऐसी एक्टिविटी दिखाई नहीं दी जिसकी वजह से उनको ये बॉडी में तीर पड़े होने चाहिए। तो उन्होंने कृष्ण को बुलाकर पूछा कि तुम तो बोलते हो हर आदमी का अच्छे और बुरे कर्म होते हैं और अच्छे और बुरे कर्म का रिजल्ट होता है, तो मैंने कौन सा ऐसा बुरा कर्म किया है? मैंने तो देख रहा हूं
आप तो भगवान हूं, मैं भी देख सकता हूं, दृष्टि मेरे पास भी है, और मैं देख रहा हूं पास में जाकर के कि मैंने कुछ ऐसा काम नहीं किया है जिसकी वजह से मुझे बॉडी में तीर पड़े। तो कहानी लोग बताते हैं कि भगवान बोलते हैं कि नहीं, एक जन्म और पीछे गए होते तब दिखता। तो बोलते क्या दिखा? तो उन्होंने देखा कि कोई कहता है कि सांप, कोई कहता है चींटी, कोई बोलता है कीड़ा, कोई कुछ कहानी ऐसे है कि उन्होंने अनजाने में, एक कहता है कि अनजाने में कोई रोड पर वो था, सांप था, तो उसको क्रॉस करने के पहले उन्होंने अपने सिपाहियों से कहा, किसी देश के राजा रहे होंगे वो, कि भाई उसको एक लपेट कर, मारना नहीं चाहते थे सांप को, लपेट कर पकड़ झाड़ी में फेंक दो। तो झाड़ी में बेचारा कांटों में गिर गया वो सांप। जितना ही बाहर निकलने की कोशिश करे उतना ही और फंसता जाए। तो वो जो 101 जन्म पहले किया था ना, उसकी भरपाई अब करो। अच्छा मैंने अपना HDFC का बैंक अकाउंट बंद कर दिया, आज ही बंद किया मैंने, नहीं तो उनका चढ़ता रहता मेरे ऊपर लोन। वो उनका पता है 10,000 मंथली इनकम, मंथली का वो होता है, आपको इतना मिनिमम बैलेंस रखना है, अगर नहीं बोले तो पैसा काटेंगे। तो अच्छा है, खत्म। तो 100 जन्म पहले का ब्याज कट रहा था बेचारे का। उसे अनजाने में जो गलती की उसके लिए भी उनको ऐसा झेलना पड़ रहा है। और भीष्म पितामह को, और हम तो बेचारे हैं, हम तो अपने लास्ट जन्म नहीं देख पाते। तो तुम्हें लगता नहीं अनफेयर है पूरा का पूरा? आज का जो टॉपिक है ये इसी के बारे में है। डू वी थिंक एंड हाउ, हम सोचते हैं और कैसे सोचते हैं। और इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मुझे क्लियर हुआ था, क्योंकि बहुत छोटा सा पार्ट है इसका, और वो है कर्मा, कर्म। कि तुम्हारे कर्म के ही फल होते हैं। तुमने कभी किसी का बुरा किया है तो तुम्हारा बुरा होगा, तुमने भला किया है तो भला होगा। नहीं, इतना आसान नहीं है, थोड़ा सा टेढ़ा है। पता है कैसा है? अगर तुमने सही सवाल को सही तरीके से लगाया है तो उसका फल क्या आएगा? सही आएगा। उसमें छोटा सा एरर कर दिया है तो भी उसका फल क्या आएगा? सही आएगा ना। क्यों? अनजाने में कर दिया है, तब तो टीचर को मार्क्स देना चाहिए। अच्छा, जानबूझ के किया है, मैथमेटिक्स का एक कोई क्वेश्चन दिया गया आपको, उसको सॉल्व करना है, और आपने पॉइंट कहीं लगा दिया, इधर का उधर लगा दिया है। 2.4 आंसर होता है तो आपने 2.4 की जगह 24 के बाद लगा दिया है, 2.46 की जगह 24.6 लगा दिया है। तो क्या बड़ी मिस्टेक हो गई? कुछ मिस्टेक हुई क्या? नहीं ना। क्या मिस्टेक हो गई? देयर इज अ बिग एरर इन दिस, एंड दिस इज नॉट द सॉल्यूशन। हर प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन होता है, हर इक्वेशन का एक रेजोल्यूशन होता है। तो वो इक्वेशन तभी सॉल्व होता है जब आप सही टेक्निक इस्तेमाल करोगे। पॉइंट ये नहीं है कि कोई बैठा है उधर, तुमको गिन रहा है, तुमने इतना अच्छा काम किया है, लो तुमको पैसा मिलेगा, तुमने इतना बुरा काम किया है तुमसे छीना जाएगा। ऐसा नहीं है। जब तक आपको मैथमेटिक्स का सवाल नहीं लगाने आता, आपको सवाल को सीखते रहना पड़ेगा, सीखते रहना पड़ेगा, सीखते रहना पड़ेगा। इसलिए गीता में लिखा हुआ है, कर्म क्या है, अकर्म क्या है, कुकर्म क्या है। ये सब में बहुत ज्ञानी लोग भी कंफ्यूज होते हैं। ये इतना आसान क्यों नहीं है? क्योंकि हमने सिस्टम 1 से समझने की कोशिश की है उसको। सिस्टम 1 मतलब जो भी दिमाग में आया उसे समझ रहे हैं। एक बच्चे को मान लीजिए एक्सीडेंट हो गया, बच्चा मर गया, तो हम उसके लिए सोचते हैं कि इसने जरूर कोई बुरा काम किया होगा, उसका फल होगा। ये आसान है ऐसा अपने आप को बताना और फिर किसी को ब्लेम कर देना। लेकिन वही देखिए, अगर मैथमेटिक्स का सवाल लगा रहे हैं और आपने सही स्टेप्स नहीं फॉलो किए, सही फॉर्मूला नहीं लगाया, तो कुछ का कुछ हो जाएगा। पॉइंट ये नहीं है कि उसने सांप को मारा था कि नहीं मारा था, सांप को उससे चोट पहुंची कि नहीं पहुंची थी। पॉइंट ये है, क्या इस कर्म, पिछले कर्म, पास्ट कर्म, इसको आप समझ सकते हैं? ये जो मैकेनिज्म है, ये एक तरह की एनर्जी है जो आप पहले से गैदर करते हैं। ये कैसे चलती है? असल में जो कर्म है वो एक क्रिएटिव एनर्जी है, वो पुरानी एक्टिविटी नहीं है, क्रिएटिव एनर्जी है। और उसको आप इकट्ठी कर सकते हो या आप खत्म कर सकते हो। इकट्ठी कर लिया तो रिजल्ट मिलेगा, खत्म कर दिया तो रिजल्ट नहीं आएगा। कृष्ण जैसा आदमी इकट्ठी करने जानता है, इसलिए वो भी कर्म को यूज करता है। कहानी है, कृष्ण बताए कैसे मरे थे?
कृष्ण को भी तीर लगी थी। कहां तीर लगी? एक बहेलिये ने किसी को मार रहे थे, एक बहेलिया, कोई चिड़िया को मारने वाला, बताओ, कंस को मार दिया, बड़े बड़े तीसमार खान को मार दिया, और मरे किससे? एक बहेलिये से। बहेलिया जानते हैं? जो चिड़िया उड़िया पकड़ता था, आजकल तो नहीं होता, पुराने जमाने में चिड़िया पकड़ पकड़ के लोग बेचते थे, आजकल कम होता है। वो कहीं चिड़िया को मारा था, और वो जाकर के कृष्ण भगवान सो रहे थे पेड़ के नीचे, उनके पैरों पर अंगूठे के नाखून में बताते हैं कि तीर लग गई, और वहीं टै बोल गए। बताओ, इतने महान योद्धा ऐसे मरे। तीर लग गई। हाँ बताओ, डेथ उनकी हुई है। जो डेथ होता है वो फिजिकल बॉडी का होता है, लेकिन कृष्ण जैसे लोग मर नहीं पाते क्योंकि वो अपनी फिजिकल बॉडी से आइडेंटिफाई ही नहीं करते, वो किसी और चीज से आइडेंटिफाई करते हैं। अभी आप डॉन बॉस्को में हैं, कुछ दिनों बाद आप पास होकर के चली गए, मान लीजिए आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन हो गया, और आपसे किसी ने पूछा अपनी प्रोफाइल बनाओ, तो आप क्या लिखोगे? लखीमपुर के डॉन बॉस्को स्कूल से पढ़ी हूं मैं। क्या आप लिखोगे? ड्यू की स्टूडेंट हूं मैं? क्या लिखोगे? शायद आप तो लिख भी दो, ये तो नहीं लिखने वाला। डॉन बॉस्को लखीमपुर। अब मैं मॉडर्न हो गया हूं, अब मैं लिखूंगा दिल्ली, ड्यू का स्टूडेंट हूं। और किस्मत से न्यूयॉर्क चले गए, तब तो भूल ही जाएंगे, इंडिया इंडिया बकवास, नो इंडिया। कौन इंडिया? तो आइडेंटिफाई आप किस चीज से करते हैं? जिस चीज से आप अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं, अगर वो मरेबल है, मृत्युबल है, डेथेबल है, तो मरेगा। ये जो भीष्म थे, वो अपने आप को किससे आइडेंटिफाई कर रहे थे? फिजिकल बॉडी से। लेकिन कृष्ण जैसा आदमी अपने आप को फिजिकल बॉडी से आइडेंटिफाई नहीं करता, फिर उसको फर्क भी नहीं पड़ता। कहानी यह है कि पिछले जन्म में एक आदमी ने छुपके से झाड़ी में छुप करके किसी को मारा था तीर, और वो मर गया था, तो वही इस जन्म में बहेलिया बना था। किसको मारा था? कृष्ण ने पिछले जन्म में छुप करके एक बंदर को मारा था। दो बंदरों की लड़ाई हो रही थी, दोनों बंदर भाई थे, और उन्होंने जाके आमने सामने लड़ाई नहीं की, छुप के लड़ाई की। सुग्रीव का नाम जानते हैं? सुग्रीव, उनके भाई का नाम जानते हैं? बाली। बाली को एक वरदान था कि जो भी उसके आमने सामने लड़ाई करेगा, उसकी आधी पावर बाली के अंदर चली आएगी, तो कोई भी उससे लड़ाई नहीं की, जीत भी नहीं पाया था। रामायण में कहानी है कि रावण से भी लड़ाई हुई थी बाली की, और रावण को बाली ने अपने ऐसा दबा करके 6 महीने तक ऐसा दबा के रखा था, तो ना वो जीता ना ये जीता, फिर उसने छोड़ दिया। तो जब राम ने मारा था सुग्रीव को, और इसका दोनों का शक्ल एक जैसा था, तो राम कंफ्यूज हुए थे, तो बोलते मैं छुप के मारूंगा, लेकिन गले में माला वाला पहन लेना ताकि मैं आइडेंटिफाई कर सकूं तुम सुग्रीव हो। जब मार के उसके सामने आए तो वो बोलता है कि तुम्हें अगर सपोर्ट चाहिए था तो मेरे पास आना चाहिए था, सुग्रीव के पास क्या ताकत है, मैं उससे ज्यादा ताकतवर हूं, पकड़ के मैं ले आता रावण तुम्हारे सामने छोड़ देता। ऐसी कहानियां हैं। बट कृष्ण जैसे आदमी को, राम जैसे आदमी को इससे फर्क नहीं पड़ता कि किस कर्म का क्या रिजल्ट है। उनके लिए एरर नहीं है, उनके लिए एक सिस्टमेटिक फाइंडिंग है। अच्छा ठीक है, मैं इस टाइम पे ऐसे वहां पर मरा था, तो इस टाइम पर ऐसे मरूंगा, खत्म, दैट्स इट। उनके लिए दुख का मैटर नहीं होता, बिकॉज ये फिजिकल बॉडी वो लोग कपड़े की तरह पहनते हैं, फिर उतार के रख देते हैं। वो फिजिकल बॉडी होते ही नहीं है, दे आइडेंटिफाई विद समथिंग दैट इज नॉट फिजिकल, दैट इज नॉट डेथेबल। हम भी वही हैं, लेकिन अभी हमारा आइडेंटिफिकेशन बहुत स्ट्रांग है फिजिकल बॉडी के साथ। इसलिए फिजिकल बॉडी के जितने भी कर्म होते हैं, उससे या तो हमको सुख मिलता है या तो दुख मिलता है। सुख मिलता है तो हम खुश होते हैं, दुख मिलता है तो हम कंप्लेन करते हैं। बट प्रॉब्लम यह है, ग्लास, शीशे का ग्लास लोगे तो टूटेगा वो। फिजिकल बॉडी है तो टूटेगी। कल से लेकर आज तक मुझे लोग नहीं दिख रहे हैं, सब शीशे के ग्लास इधर उधर दिखाई दे रहे चलते हुए। क्यों? देखा मैंने, कोई भी कभी भी मर सकता है। क्यों मरेगा? भगवान अनफेयर है? नहीं, मरेगा क्यों?
बिकॉज ये बॉडी ही मरेबल है, ये तो मृत्यु लोक है, यहां पर एवरी बॉडी इज गोइंग टू डाई एंड इट्स नॉट अ सैड थिंग, दिस इज द ट्रूथ अबाउट दिस फिजिकल बॉडी। ये हार्ट ऐसा नहीं बना है कि 100 साल तक 2000 साल तक चलता रहे। कोई और मटेरियल होगा जो 2 करोड़ साल 10 करोड़ साल 100 करोड़ साल ऐसे चलेगा, बट नॉट दिस मैटर, इसकी लाइफ ही उतनी नहीं है। सो कर्मा अकॉर्डिंग टू ज़ेन योगा इज नॉट सम पास्ट गुड थिंग दैट यू डिड जिसका रिजल्ट गुड होगा, नहीं। कर्मा इज बेसिकली एनर्जी ऑफ योर माइंड। क्या है? माइंड की एनर्जी है। बाहर से एनर्जी सुनते हैं, देखते हैं। जैसे भी कल की फिल्म देखी मैंने, वो मेरे बॉडी में घुसी, ब्रेन में गई और अब वो अभी तक चल रही है इकट्ठी करके, वो डायनामो की तरह एनर्जी प्रोड्यूस कर रही है। और वहीं ये एनर्जी मेरे ब्रेन में की बजाय किसी और के ब्रेन में चली जाए। जैसे डॉक्टर साहब, आज नए डॉक्टर साहब मिले, मैंने कहा मसान देखी? बोलते अरे यार वो तो देख करके मेरा तो दिल बैठ गया, मैंने तो आधी पिक्चर के बाद ही बंद कर दिया उन्होंने, देखा ही नहीं उसको। बोलते चिता जल रही है, मसान क्या देखोगे उसमें, दुखी दुख तो है। तो उनके ब्रेन में वही साउंड एनर्जी, वही विजुअल एनर्जी क्या प्रोड्यूस कर रही है? नेगेटिव एनर्जी प्रोड्यूस कर रही है। इसका मतलब यह है उनके ब्रेन में कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है। होता है ना, एनर्जी जब बिजली प्रोड्यूस होती है तो उसमें आपको रेजिस्टेंस लगाना पड़ता है। अगर बिजली को रोकना है, कम करना है, इन्वर्टर होता है, इन्वर्टर में से बिजली आती है, लेकिन पता ना चले किसी ने चुपके से उसमें तार लगा लिया है और अपना हीटर चला रहा है, तो आपकी इन्वर्टर बैठ जाएगी। ऐसे ही जो आदमी के आसपास की चीजें से कान में, आंख में, नाक में, सब जगह से एनर्जी जा रही है, लेकिन वो ही इज नॉट एबल टू डू समथिंग ही वांट्स टू डू, कुछ करना चाहता है लेकिन कर नहीं पा रहा है। क्यों? बिकॉज वो एनर्जी जो जा रही है वो ड्रेन हो जा रही है, फिर ड्रेन हो जा रही है, फिर ड्रेन हो जा रही है। इसी को ज़ेनोगा बोलता है प्रॉपर डिकोडिंग नहीं हो पाती है आपके ब्रेन में। इसको बोलता है कर्मा, कि यू डोंट नो हाउ टू लिव योर लाइफ so that energy should come to your brain and gather। पैसा लिया डॉक्टर साहब ने, मेरे फ्रेंड है, सैलरी उठाई और उठाकर एक 7-8 हजार का लिया, कोट ले लिया, 20,000 का फोन ले लिया, तो कहां से बैंक में इकट्ठा होगा पैसा? फिर गरीब हो जाएंगे वो, फिर बोलेंगे चंदन सर अच्छी नहीं देता सैलरी, या बैंक वाले ने ठीक से पैसे नहीं बचाने के लिए मुझे कहे, लोन दे दिया मुझे। The fact is he is not financially intelligent। ऐसे ही we are not karmically intelligent। कर्मा को कैसे जिया जाता है कि वो इकट्ठी होती जाए हमारी बॉडी में और ब्रेन में, और सेक्शन 2B को खोले जिसके जरिए हम ध्यान, धारणा और समाधि में जा सकते हैं। ये स्टेप्स हम नहीं जानते, तो वी आर लैकिंग वन ऑफ द रूल्स ऑफ द वर्ल्ड। किसी ने बता दिया है, ज़ेनोगा ने बता दिया है, ठीक है बताया है तो बताया है, हमको जब करना होगा तो फॉलो करेंगे। इसका मतलब क्या है? अभी भी वो आवाज कान में गई, उसके बाद वो खत्म हो गई। होता है बहुत बार ऐसा। लकड़ी में आग लगाइए, गीली होगी तो नहीं लगेगी। क्यों? क्योंकि जो आप आग लगाएंगे वो आग कहां चली जाती है? वो लकड़ी को नहीं छुपाती है, उसके पानी को छूती है, जो गीलापन है उसको पहले सुखाती है बेचारी। तो अगर पर्याप्त मात्रा में आग नहीं होगी तो लकड़ी जलेगी नहीं। ऐसे ही हमारे अंदर में इनफ उस टाइप के थॉट्स नहीं हो। किस टाइप के? जिससे आप दुनिया के रूल्स को समझना चाहें, तो आप एनर्जी इकट्ठी कर ही नहीं सकते। मैंने जब कहा ना दुनिया क्या भगवान ने इसको ऐसा बनाया है? नहीं, परफेक्ट रूल्स है, बट इसके रूल्स को तुमको स्टडी करना पड़ेगा। और एक बार तुम स्टडी कर लो तो खाली तुम ही हो जो इसको रूल कर सकते हो। ये गेम है, इसमें पैदा हुए हैं, इसके रूल्स समझेंगे। उसके बाद मैट्रिक्स में कहता है ना, यू थिंक आई कैन डॉज बुलेट्स? बोलता नो, देन यू डोंट हैव टू डॉज बुलेट्स, यू कैन चेंज द रूल ऑफ द मैट्रिक्स। एक और कहानी है, मैंने आज ही पढ़ी, इनफैक्ट 2-3 किताबें आई, अघोरा की 2 किताबें और आई हैं। इनफैक्ट कर्मा के ऊपर एक बुक आई है,
लॉज ऑफ कर्मा, अघोरा 3 लॉज ऑफ कर्मा। उसमें एक कहानी है कि हनुमान थे, ही न्यू हाउ टू मैनिपुलेट एंड गैदर मोर एंड मोर एनर्जी। तो एक कोई राक्षसी थी, उसने कहा तुम्हारे पिछले जन्म के ऐसे कुछ कर्म थे कि तुम्हें मेरे मुंह में जाना पड़ेगा। चालाक थी वो, तो उसने मुंह खोला कि तो गए उसके मुंह में। फिर कहानी है कि वो बाहर आ गए, तो मुंह के अंदर जाकर के बाहर आ गए। तो ही प्लेड द रूल एंड ही वॉन। पता है सर, पिछले साल मैंने एक किताब लिखी थी, पब्लिश भी की, लेकिन बिकी नहीं। क्यों? पब्लिक ही बेकार है, किताबें खरीदी नहीं मेरी। क्यों नहीं बिकी? बिकॉज हमने ऐसी किताब अभी लिखनी सीखी नहीं है जो पब्लिक पढ़ना चाहे। वी डोंट नो द रूल्स। ये जो चैप्टर है आज का, उसका नाम है डू वी थिंक एंड हाउ। अगर हम ये सोचेंगे ना, जो भी हमारे दिमाग में चलता है वो हम सोचते हैं, वो हमारे विचार हैं। इसका मतलब यह है कि हम अपने थॉट्स को समझ नहीं रहे हैं, क्या होता है थॉट्स। मैंने आपसे कुछ कहा और मैं कुछ सोच रहा हूं कि बोलने से आप ये करेंगे। मैंने आपको कहा पढ़ाई कर लो, तो मैं सोच रहा हूं ना कि आप पढ़ेंगे। या एक किताब मैंने दी कि आप उसको पढ़िए, आपने उस किताब को पढ़ा फिर छोड़ दिया। तो जो मैं आपसे इंटेंट कर रहा था, सोच रहा था करें, वो आप नहीं कर रहे हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि जो डिकोडिंग मेरे ब्रेन में हुई है, वो डिकोडिंग आपके ब्रेन में नहीं हो रही है। इसको आम भाषा में बोलेंगे, जिस तरह से मैं सोचता हूं उस तरह से आप नहीं सोचते। लेकिन लोगों को इससे कोई दिक्कत नहीं होती है। बोलते सर आपकी सोच ये है कि आप मांस खाओ, मेरी सोच ये है कि मैं आदमी खाऊंगा। या जैसे आज ही वो मेरे फ्रेंड बता रहे थे कि सर आप क्यों बियर को क्यों आप जहर बोलते हैं? आपके विचार से बियर जहर है, मेरे विचार से बियर जहर नहीं है। अगर जहर नहीं है बियर उनके विचार से, तो क्या होगा? बियर नाम की एक एनर्जी मुंह में जाएगी और ब्रेन में जाएगी और उसका रिजल्ट दिखाई देगी। लेकिन जिसके लिए बियर जहर है, उसके मुंह में कभी बियर जाएगा ही नहीं, तो उसका रिजल्ट दिखाई देगा। जिन्होंने मुझसे कहा ना कि बियर जहर नहीं बोलते, जिंदगी में सब कुछ एक बार ट्राई करना चाहिए। जैसे कल डिस्कस करे थे हम, मारना भी ट्राई करना चाहिए, खून भी ट्राई कर लो एक बार। लोग शिकार खेलते हैं फिर फंसते हैं। बेचारे सलमान खान को देखो, वहीं पर वो थे ना आपके टाडा जेल में, कौन है आजकल? संजय दत्त। वो भी यही सोचते थे, ड्रग एडिक्ट थे वो, और AK-47 रखा था अपने घर में, खेल खेल में। आप कोई भी आर्म्स एंड एम्युनिशन घर में रख नहीं सकते अपने यहां, उसकी लाइसेंस चाहिए होती है। तो उन्होंने पकड़ा गया उनके घर में, सो जेल में फंसा दिया गया होगा सर उनको। नहीं, he doesn't know how to understand, how to manipulate the energies of mind. डिकोडिंग अगर मेरे ब्रेन में जैसी हो रही है और आपके ब्रेन में वैसी नहीं हो रही है, तो आप इसको क्वेश्चन मार्क डालिए, यार ऐसा क्यों है कि ये आदमी सोचता है कि जहर है, मेरे मन में ऐसा क्यों नहीं आता? ऐसा नहीं कि मैं जो कहूं उसको आप मानिए, ऐसा नहीं है। आप इसमें क्वेश्चन डालिए कि उस आदमी को ये चीज क्यों दिख रहा है। कृष्ण को मरे तो कोई कंप्लेन ही नहीं, लेकिन भीष्म को मरे तो उसको बहुत कंप्लेन। ऐसा क्यों है? वो कंप्लेन गई कहां? और इसको स्पेशल केस मत बनाइए कि कृष्ण भगवान थे, भगवान लोग तो मरते नहीं हैं, हम तो इंसान हैं, हम तो मरते हैं। लेकिन वो भी आदमी ऐसे ही आपके जैसे आंख, दो आंख, एक नाक, मुंह के साथ खड़ा था। तो डू वी थिंक एंड हाउ बोलते, जब आप सांस लेते हैं और जब खाना खाते हैं तो विचार करके खाते हैं कि नहीं खाते हैं कि साफ सुथरा खाना होना चाहिए, सड़ा हुआ नहीं होना चाहिए। सांस लेते हैं तो जहरीली हवा आती है तो आप नाक बंद कर लेते हैं, है कि नहीं? भाग जाते हैं वहां से। बदबू भी आए वहां पर चतुर, तो भी लोग नाक बंद कर देते थे। उस पिक्चर में नहीं दिखाया था। लेकिन जब सोचने का मौका आता है तब आप कुछ भी सोचते हैं। जैसा ये कि कुछ भी करो, ड्रग्स भी ले लो एक बार, ड्रिंक भी कर लो एक बार, दहेज भी ले लो। ये सब थॉट्स हैं जो हमको बाहर से दिए जा रहे हैं और हम उसको लिए जा रहे हैं। जरूर कहती है कुछ तो अपने को रेगुलेट करो। जैसे खाने में आप कुछ फुल स्टॉप लगाते हो कि ये चीजें मैं नहीं खाऊंगा, सड़ी हुई चीज नहीं खाऊंगा, मैं आदमी का मांस नहीं खाऊंगा। ऐसे ही
सांस में जैसे आप रेगुलेशन करते हो, ऐसे ही विचारों में रेगुलेशन तो करो कम से कम। तब तुम देखोगे उसका रिजल्ट क्या है। कुछ खास टाइप के विचारों को इकट्ठा करके देखो तुम्हारे ब्रेन में उसका क्या रिजल्ट हो रहा है। कुछ खास टाइप के इमोशन को बचा के रखो और देखो क्या होता है। हम तो सोचते हैं कभी गुस्सा भी आ जाए तो भी ठीक है, कभी हेट्रेड भी आ जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं, जेलसी तो जिंदगी का पार्ट है। लेकिन अगर जेलसी जिंदगी का पार्ट है तो व्हाई डू वी फील ऑड व्हेन वी फील जेलस? जब वॉमिटिंग जैसी आती है उसको बोलते हैं नौशिया। नौशिया इज नॉट नॉर्मल। बोलते हैं ना आप, अजीब सा लग रहा है अंदर। अजीब सा क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो नॉर्मल नहीं है। लेकिन जब हमको हेट्रेड आता है किसी के लिए तो हम ये नहीं देखते यार ये अजीब सा थॉट आया मेरे दिमाग में, हम ये सोचते हैं सर हो ना हो उसी की गलती है। वी बिलीव एंड वी एक्सेप्ट इट एज इफ इट इज अ पार्ट ऑफ आवर बॉडी। तो आप जो इमोशंस, जो विचार सॉफ्ट है, इनफैक्ट ये दो टूल्स दिए जनोगा ने, टेंडरनेस एंड सिंपैथी, प्रैक्टिस ऑफ सिंपैथी, टेंडरनेस एंड स्टेडीनेस ऑफ पर्पस। ये तीन चीज अगर आप प्रैक्टिस करते हैं, कौन कौन सी? प्रैक्टिस ऑफ सिंपैथी, दया, टेंडरनेस, किसी को भी क्रोध से ना डील करें, गुस्से से डील ना करें, क्रूअली ट्रीट ना करें, और अपने पर्पस के लिए आप स्टेडी हो जाएं, रोज रोज उसी पर काम करें। तब आप देखेंगे कि आपका पीस ऑफ चित्ता आता है। क्या आता है? ये सिंपल है, बहुत कंफ्यूज मत होइए। एक गाड़ी अगर आप अच्छी रोड पर चलाते हैं तो आपकी गाड़ी बहुत दिन तक चलेगी, और एक गाड़ी को आप गांव खेड़े में खराब रोड पर लेके जाओगे तो गाड़ी के अंजर पंजर क्या हो जाएंगे? ढीले पड़ जाएंगे। ऐसे ही जब आप ढेर सारे बार लड़ाई करोगे, जेलसी करोगे और परवर्टेड सेक्स करोगे और पता नहीं क्या क्या करोगे, तो आपके ब्रेन के पुर्जे ढीले पड़ रहे हैं आप। और ढीलापन मतलब दुखी भी हो रहे हैं, रो भी रहे हैं, गा भी रहे हैं। वो तो नॉर्मल रिजल्ट है यार। डिवाइड किया, 2 यहां लिखा, 5 यहां लिखा, 2 कितने जा 5 होता है? 2 2 जा 2 लिखा, बचा रिमाइंडर कितना? 1। वो रिमाइंडर है आपका, अंजर पंजर ढीला बेचारा कि बचा है वो। अगर आप रिमाइंडर नहीं चाहते, आप चाहते हैं एकदम प्रॉपर्ली डिवाइड हो जाए, 2 हो और हो, तब यू हैव टू हैव समथिंग। तब आपके अंदर स्टेडीनेस ऑफ पर्पस, सिंपैथी, इसको आपको कॉन्शियसली यूज करना पड़ेगा। कॉन्शियसली मतलब, आज हमारे एक अंजू है, बोलती सर हमने कल अपने बेटे को बहुत मारा, गुस्सा आ गया है भाई, डिस्टर्ब भी थी, तो मुझे बता रही थी, अपने उसकी ट्यूशन टीचर को बता रही थी कि आज उसको प्यार से पढ़ाएगा। लेकिन जेनोगा के हिसाब से क्या करना चाहिए? उसको जाना चाहिए और उसको एक तो अपने आप को पहले माफ करना चाहिए कि मार दिया क्योंकि मुझे गुस्सा आया था, और फिर बाद में उस बच्चे से जाकर के अपने कमजोरी का जिक्र करना चाहिए कि बेटा मैं कमजोर हूं, मुझे गुस्सा आ गया था, और मुझे गुस्सा इसलिए आया था क्योंकि मैं डर गई थी। तो बार बार वहां पार्क में जाते हो, पार्क के बगल में तालाब है, मुझे डर है कि तुम वहां पर जाओगे तो गिर जाओगे, कोई तुमको नुकसान पहुंच जाएगा। इस तरह से बात करें तो उम्मीद यह है कि बच्चा समझ जाए। न भी समझे तो कम से कम तुम्हारे ब्रेन में जो एक टूटा हुआ क्रैक पड़ गया है गुस्से वाला, उसको हीलिंग होगी। क्योंकि ज़रूर कहता है जब साइकिक हीलिंग होती है तभी आपकी एनर्जी कंजर्व होती है, इकट्ठी होती है। जहां पर भी आपने जिसको भी हर्ट किया होगा, जिसके प्रति आपका गुस्सा होगा, बहुत गहरा प्रेम होगा, वो भी आपका एनर्जी सक करता जाएगा। साइकिक हीलिंग मतलब आपकी पूरी दिमाग इस लॉ को समझने में यूज हो रही है, बिकॉज यू नो दिस इज अ गेम विथ फिक्स्ड रूल्स एंड यू आर हियर टू विन। ये भी नहीं है कि सर हमको नहीं खेलना है, सर घुस तो गए तुम, रिंग में घुस गए, पिटो चाहे मत पिटो, जीत कर ही निकलना है तुम्हें। सर ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? क्योंकि आप मेरे सामने खड़े हैं। देखा नहीं मैट्रिक्स में बोलता है कि यू गॉट द की मैन,
चाबी वाले आदमी को लाना चाहते थे। तो एक आदमी था मैरोविंजियन, उसके पास कीमैन था, बहुत पावरफुल आदमी था। तो मॉर्फियस, ट्रिनिटी और नियो जाते हैं उसको लेने के लिए। तो उसको बोलते हैं कीमैन हमको दे दो, तो नहीं देता है वो, बोलते मेरा आदमी मैं क्यों दूं। तो लोग बाहर आते हैं, तो बोलता है, मॉर्फियस बोलता है नहीं, नियो बोलता है कि मारपीट करना चाहिए था तब मिलता। तो ही सेज व्हाट हैपेंड हैड टू हैपन द वे इट हैपेंड, जो चीज जैसे होनी चाहिए थी वैसी हुई। तो फिर बोलता है तो फिर हमको कब कैसे मिलेगा कीमैन, बोलता है मिलेगा ना। बोलता है तुम्हें कैसे पक्का मिलेगा, बोलता है बिकॉज वी आर अलाइव, हम जिंदा है। तो ये रूल्स क्यों हमको फॉलो करने हैं, क्योंकि हम जिंदा है। नहीं होते तो बात खत्म। जब तक वी आर अलाइव, वी आर इन द गेम, वी आर इन द मैट्रिक्स, वी हैव टू मास्टर द रूल एंड गेट आउट ऑफ इट, द गेम ऑफ कर्मा। इसमें हेल्प कहां से मिलेगी, स्टेडीनेस ऑफ पर्पस। अपने पर्पस को रोज स्टडी करिए ताकि वो और स्थापित होते जाए, स्थापित होते जाए, स्थापित होते जाए कि यही काम है, यही काम है, यही काम है, यही काम है। अभी डिस्ट्रैक्शन है, ढेर सारी चीजें हमारा दिमाग यहां से वहां ले जाती है। लेकिन जब आप अपनी ज़िंदगी का बार बार पढ़ते हैं तो आप देखेंगे कि आपका पर्पस और क्लियर होते जाता है। बाकी चीजें शोर की तरह उनकी आवाज कम होती जाती है। देख रहे हैं, जब मैं कोई भी फिल्म देखता हूं मुझे खाली एक ही चीज याद आती है, ज़िंदगी और करना है। किसी से भी बात करो, ज़िंदगी और करना है। मुझे याद है जब ज़िंदगी मैंने पहली बार पढ़ा था तो 2-3 हफ्ते बाद, उसके पहले कोई भी लड़की आती थी तो हम लोग चैटिंग करते थे, जैसे एक लड़का लड़की से करता है, खूब शो ऑफ करता है और उसको प्यार मोहब्बत की बातें करता है। लेकिन जब ज़िंदगी पढ़ के प्रैक्टिस शुरू हुई, किसी भी लड़की से बात करूं, किसी भी लड़के से बात करूं, यही बताता पता ये ई सेंटर की बात है, ये आई सेंटर की बात है, कितने मजेदार है, अगर तुम ये करो तो तुम ई से आई में आ सकती हो। फिर कुछ देर बाद देखती थी, बोलती थी तुम पागल हो गए हो। उसको लगता था ना कि ये प्यार मोहब्बत पे नहीं इंटरेस्टेड है, मुझे पढ़ा रहा है। बट क्या करेंगे, जब आप देखते हैं ना, जब आपको सब कुछ कोड की तरह दिखता है। देखा मैट्रिक्स में उसको कैसे दिखता था सब कुछ, नियो को हरा हरा दिखाई देता था, कोड्स दिखाई देते थे। मुझे भी ऐसे कोड दिखाई देते हैं, ये ई सेंटर में है, ये आई में है, ये एस में है। अपने के लिए भी दिखाई देता है कि मैं एस में हूं, अच्छा ठीक है रुक जाओ, अभी थोड़ी देर निकल जाऊंगा, निकल जाऊंगा, हाँ निकल गया। ई में हूं, हाँ मुझे मालूम पड़ गया ई में हूं, अभी रुक जाओ, भी बात नहीं करेंगे, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, हाँ हाँ बस अब ठीक है, अब बात कर सकते हैं, अब मैं लॉग आउट हो चुका हूं। बुक्स पढ़ के मालूम पड़ जाता है कौन सी सही किताब है, किसने ई से लिखी है, किसने एस से लिखी है, किसने आई से लिखी है। फिल्में देख करके मालूम पड़ जाता है कि कौन से डायरेक्टर समझदार है, कौन बेवकूफ है, किसकी फिल्म क्यों नहीं चलेगी। बिकॉज इंटेलिजेंस लाइट की तरह सब दिखाती है, लेकिन ये पहले खोजे तो हम, और ये कैसे पता चलेगा, प्रैक्टिस ऑफ सिंपैथी एंड टेंडरनेस। इसलिए मैंने किताबों को कवर करना शुरू किया। ये मेरी जानकारी दे रही हैं, इनको तो मैं अपने प्यार से कवर करके रखूं। बच्चे को प्यार से डील करना शुरू किया, वाइफ को प्यार से डील करना शुरू किया, घर में जो लोग काम करते हैं उनको प्यार से डील करना शुरू किया। बिकॉज अगर आप सिंपैथी और टेंडरनेस प्रैक्टिस करते हो तब आप देखते हो आपके दिमाग में जितने भी एजेस हैं, एजेस मतलब चुभने वाले पोर्शन, सॉफ्ट होते जाते हैं। फिर वो एनर्जी वेस्ट नहीं करते, आपकी फालतू के थॉट्स नहीं आते। वो सारी की सारी कहां जाती है, सेक्शन 2B को खोलने के लिए काम आती है। सेक्शन 2B खुलता है तो क्या होता है, देन वो पॉसिबल होता है जो कृष्ण जैसे लोगों को पॉसिबल था, ध्यान, धारणा एंड समाधि। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद इस फिजिकल बॉडी से आप आइडेंटिफाई नहीं करते हैं, फिर कोई और बॉडी है जिससे आप आइडेंटिफाई करते हैं। कुछ लोग उसको सोल बोलते हैं, कुछ लोग कुछ बोलते हैं, कुछ लोग कुछ बोलते हैं।